चलिए हम लोग आज के क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। पिछले क्लास में हम लोग मोल संकल्पना का न्यूमेरिकल देख रहे थे और उसके साथ साथ हम लोग एसटीपी एनटीपी पर गैस के आयतन को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नए लेसन की शुरुआत करेंगे और इस लेसन का नाम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना आज हम लोग मेन अगला लेसन हम लोग करने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बढ़िया से आज इस क्लास के बेसिक को समझ लीजिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में आपको बहुत ही लगेगा कि अच्छा ये लेसन रहा और केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद एक मुकाम पे पहुंच जाता है। इसके बाद आप किसी भी लेसन को पढ़ेंगे तो सब लेसन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टेप को बहुत बढ़िया से देखना होगा। एनटीपी एसटीपी दोनों एक ही था। पिछले दिन उस पर गैस का आयतन वगैरह पर न्यूमेरिकल हम लोग चल चुके हैं। चलिए तो अब आपको परमाणु संरचना पर ध्यान देना है। बढ़िया से हमारी बात को समझते चलेंगे तो क्लियर होते जाएगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझाए थे कि कोई पदार्थ है, मान लो हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है। कॉपी एक पदार्थ है, वो कागज के मिलने से बना है। कागज उससे छोटे छोटे कागज के मिलने से बना है। यह छोटा पार्ट इससे छोटे छोटे पार्ट के मिलने से बना है। यह छोटा पार्ट इससे छोटे पार्ट के मिलने से बना होगा। यह छोटा पार्ट इससे भी छोटे पार्ट के मिलने से बना होगा। और धीरे धीरे जो अंतिम छोटा कण आ गया उसी का नाम हम लोग एटम परमाणु रखते हैं। यानी परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है और इसी परमाणु के द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है। ये स्टेप हम लोग को पहले क्लियर रखना है। अब यहाँ पे इस परमाणु के लिए हमारे पास कई प्रकार की संकल्पनाएं हैं। पहला, एक सबसे पुराना भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने परमाणु की बात किया? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वैज्ञानिक जो सबसे पुराना है, बिल्कुल देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। सबसे पुराने भारतीय वैज्ञानिक, इनका नाम है कणाद मुनि। कणाद ने एक फिलॉसफी दिया था वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कण के मिलने से बने होते हैं। तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में भारतीय नाम दे देगा कि सबसे पहले भारतीय जिन्होंने परमाणु की बात किया, तो आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम कणाद है। कणाद के बाद धीरे धीरे इसी संकल्पना को लोगों ने आगे बढ़ाया और एक प्रमुख हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। ये हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन का नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे कई वैज्ञानिक इसमें आते जाएंगे जो इस परमाणु के बारे में सब चीज समझाएंगे। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने परमाणुवाद अपना थ्योरी दिया और डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो सबसे छोटा कण है वो एटम है, वो परमाणु है। दूसरा, डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु है ये अविभाज्य है। एक एक बात समझते चलिएगा तो आपको एकदम याद होते जाएगा। अविभाज्य का मतलब डाल्टन ने कहा कि जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है और परमाणु अविभाज्य है, इसको और विभाजित आप नहीं कर सकते। अगर चाहोगे कि इसको और खंड कर दे और टुकड़ा कर दे तो ये विभाजित नहीं हो सकता। तो परमाणु अविभाज्य होता है। फिर इन्होंने कहा कि एक ही तत्व, अगर आपको एक ही कॉपी दिया जाए तो इसमें असंख्य परमाणु होंगे।
तो जो एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी आकार में और वह सभी भार में समान होंगे। बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक तत्व के सभी परमाणु आकार और भार में समान होंगे, लेकिन इसी को इन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के अगर परमाणु की बात करें तो वह आकार और भार में भिन्न भिन्न होगा। मतलब लोहा के परमाणु और कागज के परमाणु, इन दोनों का आकार भी अलग होगा, इन दोनों का भार भी अलग होगा। और परमाणु को अपने स्तर से डाल्टन ने सबसे पहला प्रयास किया पूरी डिटेल करने का। उसके पहले कनाद मुनि ने परमाणु की संकल्पना दिया, लेकिन डाल्टन इस पे डिटेल बताए कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसको और विभाजित नहीं कर सकते। एक तत्व के सभी परमाणु आकार और भार में समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अब यहीं पे हम लोग कई रिसर्च सुनेंगे, धीरे धीरे हम लोग रिसर्च में देखेंगे कि डाल्टन ने पहला प्रयास तो किया, लेकिन डाल्टन ने जितना सिद्धांत दिया ये सभी गलत हो गए, सब गलत हो गए। क्योंकि धीरे धीरे कहा गया कि ये सूक्ष्मतम कण जो परमाणु है, जिसको हम लोगों ने कहा कि सबसे छोटा कण है, इससे छोटा नहीं हो सकता। उस छोटे कण में एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन कहे कि इस छोटा के अंदर धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है और सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु नहीं है, सबसे सूक्ष्मतम कण प्रोटॉन होता है। लोग अपने अपने थ्योरी दे रहे हैं। कुछ समय के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक अलग चीज किया। इनका नाम है जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने कहा कि हम समझ गए, इस छोटा में ही जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर धन आवेश है तो इस पर ऋण आवेश। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। स्वाभाविक बात है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा ही बाकी लोगों ने भी पूछा। बाकी सभी लोगों ने सवाल किया कि ये बताइए, ये छोटका के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहता कैसे होगा? उतना छोटा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है? तो इसके लिए जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया। देखो, जो सबसे पहला परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन खोजे, उनको भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे। जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, प्लम मॉडल, तरबूज मॉडल, और इन्होंने कहा कि जैसे तरबूज में बीज होता है, जैसे तरबूज में बीज होता है वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले को भी नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे। वो भी समझा रहा कि जैसे तरबूज में बीज होता है वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये थ्योरी शुरुआत में सब लोग का चलते रहा, धीरे धीरे अब 1911 से, देखो ये सब रिसेंट रिसर्च है, 100 साल ये सिर्फ पूरे किए हैं अभी रिसर्च का। 100 साल पहले हमारे वैज्ञानिक ये भी नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे है, ये भी पता नहीं था। 1911 ईस्वी में पहला एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रदरफोर्ड। वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने स्वर्ण पत्थर लिया।
स्वर्ण पत्थर का मतलब सोना का पत्थर। मन में आपके आ रहा होगा कि सर बहुत अमीर थे क्या, सीधे ही सोना के पत्थर ले लिए, चांदी नहीं लिए, लोहा नहीं लिए, सोना ही क्यों ले लिए? क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है, एक केमिस्ट्री में आगे क्वेश्चन भी आपको मेटल में समझाएंगे। सोना का आघात वर्धता सबसे अधिक है। मतलब सोना को चदरा बनाना, आपसे पूछा जाएगा किस धातु को चदरा बनाना सबसे आसान, तो आपको ध्यान रखना है कि सोना को चदरा बनाना सबसे आसान है। सोना को सबसे आसानी से हम लोग चदरा बना सकते हैं, और सोना को चदरा बनाना आसान है इसीलिए स्वर्ण पत्थर लिए, कारण इस पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण का बौछार कराया। ये अल्फा कण क्या है? तो अल्फा पर पहले से मालूम होता है कि इस पर 2 इकाई धन आवेश, अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश है, ये पहले से मालूम है। और अल्फा के साथ एक दिक्कत है कि इसकी वेधन क्षमता सबसे कम है। वेधन क्षमता का मतलब है छेद करने की क्षमता, तो इसकी छेद करने की क्षमता कम है, इसीलिए इसमें स्वर्ण पत्थर की आवश्यकता हुई। और रदरफोर्ड ने पाया कि अधिकांश अल्फा स्वर्ण पत्थर से सीधे गुजर जाता है, जितने हैं अधिकांश अल्फा स्वर्ण पत्थर से सीधे गुजर जाता है। कुछ अल्फा ये ऐसे विचलित हुआ, फिर कुछ अल्फा ऐसे विचलित हुआ, अगला भेजे तो ऐसे चला गया, अगला भेजे तो ऐसे चला गया, फिर इसके बाद इसी रास्ते पर वापस हो गए। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है उसको सुनो। पहले एक एक कर करके एक लाइन को समझना ठीक से। देखो, इसको पहले ये देख के बताओ, यह न्यून कोण के साथ विचलित हुआ है या अधिक कोण के साथ विचलित हुआ है? पहले ये देखो, ये न्यून कोण के साथ विचलित है या अधिक कोण के साथ विचलित है? जल्दी जल्दी आंसर करो सभी बच्चे। इसको देखो, ये रास्ते हैं, ये न्यून कोण से विचलित है या अधिक कोण से विचलित है? चलिए, कई बच्चे न्यून कोण है, कई बच्चे अधिक कोण है, दोनों तरह का आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर, हम देख लिए। कई बच्चे न्यून कोण भी बता रहा है, कई बच्चे अधिक कोण भी बता रहा है। बातों को थोड़ा सा मेरे साथ समझिएगा तो क्लियर होगा। देखो, हम इसको भेजे हैं, तो जिसको भेजे हैं वो अपना रास्ता इसका सीधा है। अब इस रास्ते से ये ऐसे चला गया, तो ये एक्चुअल रास्ते से कितना हट गया उसी को डेविएशन विचलन कहते हैं। तो आपको इसमें समझना है कि एक्चुअल रास्ता यह है, इससे इतना यह भाग गया, तो इसका डेविएशन विचलन यह है, और इसीलिए इसका विचलन ये 90 से। इसको मत देखना, कई लड़का इसको देख लिया। विचलन का मतलब होता है कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते से वो कितना भाग गया, यह उसका विचलन है, वह उसका डेविएशन। और इसीलिए इसका विचलन यहाँ पे न्यून कोण है। हाँ, अगर इसी फिगर को हम ऐसे बनाए होते तो ये वाला देखो रास्ता था, इतना भाग गया, यह विचलन इसका अधिक कोण है। अब ऐसा क्वेश्चन तुमसे क्यों पूछ रहे हैं वो सुन लो। परीक्षा में कई बार एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन में भरपूर कोशिश होती है कि आप समझे कितना है, ये चीज को ध्यान रखना है। किसी भी आगे पढ़ोगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा निकाल सकते हैं। कोई भी रेडियम है, यूरेनियम है, बेरियम है, उससे अल्फा किरण निकल सकता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा लिए, अल्फा को सोना के पत्थर पर बौछार कराए। अल्फा दिखाई नहीं देता, इसीलिए इस साइड में हम लोग जिंक सल्फाइड का पर्दा लिए। जिंक सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ है जिसपे अल्फा आने से उसमें धब्बा स्पॉट दिखाई देता। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ
जो अल्फा नाभिक के बहुत करीब था उसके लिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कौन सही है? अब देखो क्वेश्चन है, जो अल्फा नाभिक के बहुत करीब था उसके लिए रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या सही है? चॉइस ए, वह उसी पथ पर वापस हो जाता है। चॉइस बी, न्यून कोण से विचलित होता है। चॉइस सी, अधिक कोण से विचलित होता है। और डी, सीधे चला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछता है। हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट को सुन रहे हैं वही आपका प्रश्न बने, और जो बच्चे एकदम ध्यान दे रहे हैं उनसे एकदम सही होते चला जाएगा कि सर ये तो बड़ा हल्का क्वेश्चन था, इसमें तो कोई भारी नहीं लगा। हमने क्वेश्चन दिया कि जो नाभिक के बहुत करीब होता है वह उसी पथ पर वापस होता है, न्यून कोण से विचलित होता है, अधिक कोण से विचलित होता है, सीधे चला जाता है। तो हम आपके आंसर को देख रहे हैं, अधिकांश बच्चे हो उसी पथ पर वापस हो जाता है, लेकिन गलत जवाब है। आपका सही आंसर है नाभिक के बहुत करीब होगा तो वो अधिक कोण से विचलित होगा। अगर नाभिक के ठीक सामने होगा, करीब नहीं, नाभिक के सामने होगा तो उसी पथ पर वापस जाएगा। नाभिक के करीब होगा तो अधिक कोण से विचलित होगा। नाभिक से बहुत दूर होगा तो सीधे चला जाएगा। नाभिक से कुछ दूर होगा, न्यून कोण से विचलित होगा। सभी स्टेप सुने रहना। क्वेश्चन बनाने वाले आजकल इतने स्मार्ट हैं कि आपके पूरे ब्रेन को चेक करते हैं कि इस बच्चे ने समझ रखा है या केवल रट के रखा है। जो बच्चे समझ रखे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं है, रटोगे कोई सेक्शन आपको फंसा देगा। तो हम लोगों ने देखा नाभिक के ठीक सामने उसी पथ पर वापस, नाभिक के करीब अधिक कोण से विचलित, नाभिक से कुछ दूर न्यून कोण से विचलित, नाभिक से काफी दूर सीधे चला जाता है। अगर अधिकांश की बात करेगा तो अधिकांश सीधे ही चला जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके रदरफोर्ड ने अपने परमाणु के लिए कई सिद्धांत दिया। अब पहले हम लोग आज के क्लास में पूरे रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल, आज दो मॉडल को हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे जितना बढ़िया आप ध्यान देते जाओगे क्लास उतना ही अच्छा आपका होते चला जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया, सिद्धांत दिया, उसने कहा कि हम समझ गए अधिकांश अल्फा सीधे जा रहा है, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। हम समझ गए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित होता है उसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। देखो रदरफोर्ड देखे कि व्यक्ति के नाभिक होते हैं, जीव जंतुओं के नाभिक होते हैं, तो ये कहा कि पदार्थ के भी नाभिक होते हैं। जैसे आदमी, जीव जंतु सबका नाभिक में ही संपूर्ण द्रव्यमान। तो रदरफोर्ड ने भी कहा कि पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में है, और इसीलिए अल्फा इसी रास्ते पर वापस हो गया। अगर ये कमजोर होता तो अल्फा इसको टांग के उधर कर देता, लेकिन इन्होंने कहा कि हम समझ गए परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जिस भाग में होता है उसे नाभिक कहते, और यहीं पे धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। एक कैसे जाने? तो रदरफोर्ड कहे कि अगर यहां प्लस होगा तभी हम जानते हैं कि अल्फा पर भी प्लस है, और इसीलिए प्लस प्लस में विकर्षण के कारण ई भागा है, माइनस होता तो आकर्षण हो जाता। तीसरा नंबर इन्होंने सीधा कहा कि परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। आप खुद जानते हो आदमी की तुलना में उसका नाभिक, न्यूक्लियस बहुत छोटा हो। तो इन्होंने भी कहा कि परमाणु, ये पूरा मान लो परमाणु है तो उसमें ये नाभिक है, तो परमाणु के तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है
वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है और नाभिक की जो त्रिज्या होती है ये 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटा जो आकार है पृथ्वी पर वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ये न्यूक्लियस का आकार है। और हम लोग ये 10 के पावर माइनस 10 को ही एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं और 10 के पावर माइनस 15 को ही फर्मी के नाम से जानते हैं। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक की त्रिज्या होती है 1 माइक्रोमीटर के बराबर, 1 एंगस्ट्रम के बराबर, 1 फर्मी के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि नाभिक की त्रिज्या फर्मी, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम, ये दोनों बात आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है। परमाणु एंगस्ट्रम, नाभिक तो फर्मी। अब चौथा नंबर ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन, उसने कहा था क्या, तरबूज जैसा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसने कहा कि यस परमाणु गोल है तभी त्रिज्या की बात होगी। परमाणु सबसे छोटा कण है, आपके कॉपी भी है तो कॉपी का भी सबसे छोटा कण परमाणु है। तो जब एकदम छोटे कण पे जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा। और इसी के परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सभी रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया। तो हम समझते हैं कि रदरफोर्ड का सिद्धांत सभी लोग को क्लियर होगा। 1911 में रदरफोर्ड के इस मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया कि जिस न्यूक्लियस के बारे में आपने बताया, जो आपने सटीक एकदम व्याख्या किया, वो अब तक का परमाणु के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी दिशा है। हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, जहां धन आवेशित कण प्रोटॉन होते हैं। इस समय न्यूट्रॉन का खोज नहीं, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक 1932 में करेगा। अभी हम 1911 ही चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी कोई न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं है। परमाणु का तुलना में नाभिक बहुत छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर, नाभिक की त्रिज्या फर्मी में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। और परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल होगा। अब रदरफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार इसमें भी कई दोष रहे, कई खराबी रहे। पहला नंबर तो दोष यही रहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर जो है कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या एक ही जगह चक्कर लगाते हैं कि कई जगह लगाते हैं, और लगाते हैं तो कितना रहते हैं, ये व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। दूसरा, उस समय सबसे प्रसिद्ध था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसीलिए उस समय फेमस था क्योंकि आप जानते हो कि प्रिज्म में दूसरी ओर जो रंगीन पट्टी मिलती है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस समय स्पेक्ट्रम में कोई भी हम लोग एक नया रिसर्च किए, स्पेक्ट्रम का कलर देख के हम लोग बता देते थे कि किस गैस के कारण ये बना। और इसी में हाइड्रोजन का जो गैस का स्पेक्ट्रम है वह सूर्य के स्पेक्ट्रम, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम से हूबहू मिलता है। और इसी कारण हम लोग बिना सूर्य पर गए ये निष्कर्ष निकाल दिए कि हम लोग समझ गए सूर्य के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस का संलयन हो रहा है, वहां ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस है। लेकिन इस समय हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ डार्क लाइनिंग रेखा दिखाई दे रहे थे, जिसको फर्नहोफर रेखा कहते हैं। 7 कलर जो बना उसमें कुछ कुछ डार्क रेखा थे। लोगों ने पूछा कि ये बताइए ये रेखा क्यों बन रहा है।
आपने तो पूरी व्याख्या कर दिया, तो फिर रेखा क्यों बना ये भी व्याख्या कीजिए। तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी सही व्याख्या नहीं कर पाया, और इसी कारण से अब हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है, इसका नाम है नील्स बोर का सिद्धांत। नील्स बोर भी रदरफोर्ड के ही चेला है। 1911 में रदरफोर्ड का सिद्धांत आया है, 1913 में नील्स बोर का सिद्धांत है। इस समय भी न्यूट्रॉन नहीं। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की जो भी ड्रॉबैक्स थे, कमी थे, उस कमी को अपने सिद्धांत से सही करने का पूरा प्रयास किया। नील्स बोर को भी सोचो नोबेल प्राइज दिया गया। तो नील्स बोर का सिद्धांत क्या है, ये एक एक एकदम सबको याद होना चाहिए, क्योंकि नील्स बोर का सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर ध्यान दो, नील्स बोर ने कहा कि जो नाभिक है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वह स्थिर कक्षा और निश्चित त्रिज्या में चक्कर लगाते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और एक एक लाइन आपको ध्यान रखना है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की सभी बातों को कहा कि सही है, केवल इसने कहा कि आपके मन में जो सवाल है इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कहां घूमता है, तो उसके लिए जवाब है कि इसके लिए कई कक्षाएं हैं और वो कक्षा की त्रिज्या जो है निश्चित है और कक्षा स्थिर है। स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सबसे मजेदार बात है कि एक कितना दूरी पर होगा, ये त्रिज्या भी निश्चित है। ये मत समझना कि जहां इच्छा किया वहीं चक्कर लगा दी। कई लड़के सोच रहे होंगे कि सर बीच में एक और दे दे, तो नहीं दे सकते। नील्स बोर ने कहा कि पहला रेडियस के बाद अगला रेडियस कहां पे जाएगा वो निश्चित है, वो फॉर्मूला बेस्ड है और अगला वहीं पे होगा, बीच में नहीं हो सकता। और इसके लिए इसने जो दूसरा सिद्धांत दिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी जगह चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन सभी जगह चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का n गुणज होता है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का n गुणज होता है। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को समझना। नील्स बोर ने कहा कि हम अब एक नया सिद्धांत दे रहे हैं। संवेग का मतलब होता है फिजिक्स में चोट। संवेग का मतलब चोट है, और चोट कैसे लगता है, डंटा से। डंटा का मतलब इसमें द्रव्यमान है, और केवल डंटा ले आएंगे तो चोट नहीं लगेगा, डंटा में भी वेग देना पड़ेगा, इसलिए द्रव्यमान में वेग देना पड़ेगा। m गुणे v को ही संवेग कहते। लेकिन अगर कोणीय की बात करेंगे तो इसमें त्रिज्या और गुना हो जाएगा। संवेग का मतलब आप लोग सभी लोग समझ गए, चोट द्रव्यमान गुने वेग, इसको संवेग कहे। और कोणीय का मतलब होता है कितना दूरी से, उसको आर कहते हैं। बचपन का सीन याद करो ना, डंटा से पिटाया तो कई बच्चा क्या कहा कि अरे मारे तो हम हाथे आगे कर दिए थे तो चोट कम लग। इसको इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते। संवेग मीन्स मोमेंटम होता है, ये इंग्लिश में है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब कितना दूरी से, कितना भारी डंटा से कितना कस के चोट लगा। तो संवेग का मतलब हो गया mv, कोणीय का मतलब हो गया r। इसका मान इन्होंने कहा कि h/2 पाई। h हमारा प्लांक कांस्टेंट है। h को कहे कि यह प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। इसका मान पहले से फिक्स्ड है, 6.6 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये पहले से फिक्स्ड है,
और पाई भी पहले से फिक्स है 22/7। तो बताओ ई भी फिक्स है, दो भी फिक्स है, 22/7 भी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स है, वेग भी फिक्स है। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो पहली कक्षा होगा तो n का मान 1 देंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं चक्कर लगाएगा। और अगला नंबर में आपको ध्यान रखना है कि n का मान 2 देंगे, फिर n का मान 3 देंगे, n का मान 4 देंगे। इसका मतलब n का मान कभी भी दशमलव में हम लोग नहीं दे सकते। h क्या है हमने अभी बताया कि h क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है। ये क्या है थोड़ा और समझा दें। देखो एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है प्लांक, और इनका कहना है कि देखो जो फॉर्मूला है कि एनर्जी का मान 12 mv² होता है। हम कोई पत्थर फेंके तो 12 mv² की एनर्जी से आपको चोट लगेगा। लेकिन अब आप ही बताओ कि सूर्य का प्रकाश का वेग इसमें द्रव्यमान 0 होता है। सूर्य के प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं है, भार नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश में भार नहीं है तो एनर्जी भी 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नहीं, प्रकाश में एनर्जी है। लेकिन इस फार्मूला से मास 0 है तो प्रकाश का एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो प्लांक पहला वैज्ञानिक है जिसने एक नया मॉडल दिया कि देखो एक मॉडल है, एनर्जी प्रकाश में है। लोगों ने पूछा कि कैसे निकाला, कौन फार्मूला से निकाला? तो प्लांक ने कहा कि देखिए 1 सेकेंड में जितना बार लाइट कंपन करता है उसको न्यू कहते हैं। कंपन को न्यू कहते हैं। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी है, ये जो बना रहे ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी में हमारा h गुना कर दीजिए तो ये लाइट की एनर्जी है। लोगों ने पूछा कि h क्या है भाई? तो ये कहा कि ये परमानेंट फिक्स है 6.6 10⁻⁻34। ये लाइफ टाइम फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलेगा। इतना जूल सेकेंड ये परमानेंट फिक्स्ड आइटम। अब लाइट के कंपन पर है, हल्का कंपन करेगा तो इतना गुना होकर एनर्जी निकलेगा, और कंपन करेगा और एनर्जी होकर के उसमें निकलेगा। और एच को इसीलिए प्लांक नियतांक कहते हैं। ये लाइफ टाइम रिचार्ज सिस्टम, जैसे पाई 22/7 है वैसे एच एकदम फिक्स्ड है। और ये लाइट के एनर्जी बताने के क्रम में इसका डिफाइन कर दिया गया कि ऐसे एच होता है। और इसी चीज को नील्स बोर भी प्रयोग कर रहा। उसने भी यही कहा कि जो कोणीय संवेग है ये h/2π का n गुणज होगा। मतलब क्या है, n का मान 1 के बाद अगली कक्षा के लिए n का मान सीधे 2 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि n का मान 1 के बाद 1.5 मिल जाए, 2 के बाद 2.5 मिल जाए, 2.25 मिल जाए। ये जब होगा तो सीधा सीधा ही बढ़ते जाएगा। और इसीलिए n का मान 1 2 3 4 जो आप लगातार देख रहे हो, कोई चीज पूरे पूरे होता है तो इसी को क्वांटम संख्या कहा जाता है कि यह क्वांटम संख्या है। कभी भी केमिस्ट्री में हम आपको यूज करें क्वांटम नंबर तो आप मुस्कुराना कि सर समझ गए, क्वांटम मीन्स पूरे पूरे होता है। अगर कोई चीज दशमलव में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानेंगे। 1 2 3 4 यही क्वांटम नंबर है। तो दूसरा नंबर सभी बच्चों को एकदम याद होना चाहिए। नील्स बोर का दूसरा थ्योरी एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला तो आसान है कि नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नंबर मेन सीखना है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। ये केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां कोणीय संवेग का मान h/2π का n गुणज होता है। और कोणीय संवेग को हम लोग mvr कहते हैं। यह nh/2π है, जहां h हमने बताया ये प्लांक नियतांक है
और परमानेंट फिक्स्ड है 6.6 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये कभी नहीं बदलता, दू और पाई भी कभी नहीं बदलता। एन इस अनुसार से बदल करके इसके त्रिज्या का निर्धारण करें। और यह दूसरा नंबर फार्मूला अभी एकदम ध्यान रखो, mvr बराबर nh/2 पाई। फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंसेप्ट आ जाएगा। और लास्ट तीसरा नंबर समझे। तीसरा इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी जंप करता है, इलेक्ट्रॉन भी निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसमें है। इसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कैसे? क्लास में बच्चों को हम अगर एनर्जी दें, मतलब आगे वाले बेंच में डेली पूछताछ करके 2 सोटा लगाएं, तो बच्चे क्या करेंगे? अगले दिन निम्न ऊर्जा कक्षा को छोड़ देंगे, उच्च ऊर्जा कक्षा में बैठ जाएंगे, मतलब पीछे सीट लेके बैठ गए। इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर गए, ये हम लोगों का एक पूरा सिस्टम हो गया। तो अब इसके लिए उसने कहा कि जब यही इलेक्ट्रॉन पुनः उच्च से निम्न आते हैं तो E2 - E1 यह एक एनर्जी है जिसका मान h न्यू के बराबर होता है। इसको हम लोग न्यू पढ़ते और न्यू माने आवृत्ति होता है। 1 सेकंड में कितने कंपन करके आएंगे ये न्यू है। h प्लैंक कांस्टेंट से गुना करिए, यही एनर्जी उसमें रहता है वापस आते से। तो अब हम समझते हैं कि ये पूरा तीनों सिद्धांत आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। निम्न ऊर्जा क्या होता है, उच्च ऊर्जा क्या होता है, बहुत सिंपल है। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर ये बोर्ड है और ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं तो ज्यादा एनर्जी में कहाँ के बच्चे बैठेंगे? आगे वाले कि पीछे वाले? ये बताओ हमको। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, तो ज्यादा एनर्जी में बच्चे बैठे हैं आगे वाले कि पीछे वाले? आगे वाले बच्चे बता रहे हैं। एनर्जी का मतलब है वो बच्चा इधर उधर दिस दैट करना, वो एनर्जी है। तो आगे वाला बच्चा चुपचाप शांत होकर बैठेगा कि नहीं यही पढ़ा रहे हैं, देखेंगे तो कुछ कानून ऐड देंगे। जो पीछे वाले बच्चे हैं वो फुल एनर्जी में बैठेगा। वो कभी अपने साथी को ऐसे कर देगा, किसी का कान खींच लेगा, किसी को ऐसे कर देगा, कभी कागज बना के उड़ा देगा, ये फुल ऊर्जा में। तो आगे वाले बेंच को हम लोग कहते हैं कि यह निम्न ऊर्जा कक्षा है, एकदम थका हुआ कुछ नहीं करने वाला बच्चा इसमें बैठा है। और यह उच्च ऊर्जा कक्षा है, कब किधर मारेगा टर्निंग कोई ठिकाना नहीं। और यही अगर हम पूछताछ करके इसको पिटाई करें तो यह बच्चा निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, अगला दिन पीछे बैठ जाएगा। नील्स बोर यही कहा कि जो नाभिक के एकदम नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो चुपचाप चक्कर लगाता है, वो निम्न ऊर्जा कक्षा। और जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी में ही, कब किस में भाग जाएगा कोई ठिकाना नहीं। 2 वस्तु को रगड़ोगे तो भागेगा, तो ये ऊपर वाला भागेगा, ये उच्च ऊर्जा कक्षा। और जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो यह निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ये चीज तुम्हारा तीसरा नियम। और अगर वो फिर वापस लौटेगा तो E2 - E1 बराबर h न्यू होगा, ये इसका सिद्धांत होगा। तो अब हम समझते हैं कि यहां पे आप लोगों का नील्स बोर की थ्योरी तक क्लियर होगी। डेली अब धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। अगले दिन नील्स बोर के थ्योरी से हम लोग फिर आगे चलेंगे। नील्स बोर में भी दोष आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होंगे नील्स बोर भी नहीं बताया। हाँ, नील्स बोर ये बता दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं क्यों बन रहे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं क्यों बन रहे थे। तो उसने कहा कि एक कक्षा से दूसरे कक्षा कुछ दूरी पर होते हैं और इन कक्षाओं का दूरी जो है यही गैप लाइनिंग में आपको दिखाई देता है। इसका इसने सफल व्याख्या की।
लेकिन इससे भी पूछा गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, नील्स बोर नहीं बता पाए। तो इस सिद्धांत के भी कई दोष होंगे। तब बोर और बरी दोनों मिलकर के बोर बरी स्कीम बनाए, तब बताएंगे कि हाँ इनको भी नोबेल मिला, रदरफोर्ड को भी नोबेल मिला, क्योंकि इन दोनों ने ही नाभिक के पूरे जो जड़ थे उसको एकदम क्लियर कर दी। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। अगले क्लास हम लोग कल इससे आगे चलेंगे, एक एक करके आपको एकदम ध्यान देते जाइए। फी किस लिए दिए हैं? लाइव के लिए फी दिए, ऐसा नहीं है। कोर्स कंप्लीट के लिए दिए हैं फी, लाइव के लिए फी दिए हैं, तो अपना पेमेंट ऑफिस से वापस ले लीजिए। हाँ, फी वापस भी तो होता ही है। हमको जिस स्थिति में जो अनुकूल होगा उस स्थिति के अनुसार आपका किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लाइव दीजिए फलाना दीजिए, वो नहीं। आपको जो रूटीन दिया जाएगा बस उस रूटीन के अनुसार आप केवल यही देखिए कि हमसे पच पा रहा है कि नहीं, वो पचाने का बस कोशिश कीजिए। बाकी ये नहीं है कि हाँ किसी चैप्टर में आपको दिया गया कोई समस्या है तो उसको डिस्कस कीजिए कि हाँ इस लेसन में हमको ये दिक्कत रहा। बाकी पैसा आप इसके लिए नहीं दिए कि आप बस ये आप करिए बस ये चीज़ होगी। कोर्सेस आपका सही हो जाए, कोई दिक्कत रहे तो वो चीज़ आप बोलिए कि हाँ इसमें हमको ये समस्या रह गई है, तो उसको लाइव में सही किया जाए। पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे, पंचायत समिति के जो भी अध्यक्ष होते हैं, वो आपके वीडियो पंचायत समिति में, और जो है मेन प्रमुख, पंचायत में तो प्रमुख ही ना पंचायत समिति का चलेगा, तो वहाँ प्रमुख के पास अपना त्याग पत्र देंगे, वीडियो के थ्रू वहाँ जाएगा। जिला परिषद में भी, जिला परिषद का भी सेम वही चीज़, अध्यक्ष जाता है। पंचायत में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। सचिव कौन होते हैं? तो वीडियो होते हैं। बुक रेडी हो गया है, दिल्ली में लॉकडाउन के कारण वो रुका हुआ है। दिल्ली का लॉकडाउन जब खत्म हो आप सभी लोग को बुक अवेलेबल हो जाएगा, वही हमारा पीडीएफ के रूप में आपका हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल